हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 24 वीडियो है और पार्ट 24 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है प्रतिलोम फलन यानी कि इनवर्स फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिलोम फलन होता क्या है। इसके लिए मैं यहाँ मान लेता हूं, माना f a से b में एकेकी आच्छादक फलन है। एकेकी आच्छादक फलन है। f क्या है? a से b में एकेकी आच्छादक फलन है। तो हम लोग जानते हैं कि f a से b में एकेकी आच्छादक फलन कब कहलाता है? जब फलन f a से b में एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो एकेकी होने के लिए मैंने बता रखा है कि f a से b में एकेकी कहलाता है यदि a के भिन्न भिन्न अवयवों का b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। और f a से b में आच्छादक कब कहलाता है? जब b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब a में मौजूद हो, तब हम लोग उसे आच्छादक कहेंगे। तो यहाँ आपका f क्या है? a से b में एकेकी आच्छादक फलन है। इसलिए प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए, y किससे बिलोंग कर रहा है? सेट b से, यानी y सेट b का एलिमेंट है। तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए यानी b के हर एक एलिमेंट y के लिए, ठीक है, x किससे बिलोंग करेगा? a से बिलोंग करेगा, ताकि fx किसके बराबर हो जाए? y के। यानी कहने का मतलब यह है कि x बिलोंग्स टू a, मतलब x क्या है? सेट a का एलिमेंट है और उस सेट a के एलिमेंट x को जब फंक्शन में रखा जाता है तो हमें y प्राप्त होता है और वह y किससे बिलोंग कर रहा है? सेट b से बिलोंग कर रहा है। समझ गए यहाँ पे? तो आपका f a से b में एक एकेकी आच्छादक फलन है। इसलिए प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए x किससे बिलोंग करेगा? a से बिलोंग करेगा, ताकि fx किसके बराबर हो जाए? y के बराबर हो जाए। ठीक है, समझ गए? अब चूंकि हमारे पास f एकेकी कह रहा था कि f a से b में एकेकी फलन है, एकेकी फलन है, इसलिए x जो होगा अद्वितीय होगा। x क्या होगा? यूनिक होगा, अद्वितीय है। x अद्वितीय है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार b से a में एक एकेकी आच्छादक फलन, एकेकी आच्छादक फलन g हम परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं ताकि जी वाई किसके बराबर हो जाए? x के। यानी कि यह g क्या है? b टू a में एक एकेकी आच्छादक फलन है, जिस फलन g में y रखने पर, यानी y किसका एलिमेंट है? b का, है ना? y रखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? x प्राप्त हो रहा है, और वह x किसका एलिमेंट है? a का एलिमेंट है। तो यहां ये जो g देख रहे हैं ना, यही f का प्रतिलोम फलन कहलाएगा। तो यहां कह सकते हैं यह फलन g फलन f का प्रतिलोम फलन कहलाता है तथा इसे f इनवर्स से सूचित किया जाता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि f इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? g के बराबर हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि f इनवर्स जो होगा एक फलन होता है b टू a में, और एक ऐसा फलन होता है एकेकी आच्छादक। f इनवर्स भी क्या होगा? एक एकेकी आच्छादक फलन ही होगा, ताकि f इनवर्स y किसके बराबर हो जाए? x के बराबर हो जाए। देख लीजिए f इनवर्स किसके बराबर है? g के बराबर है। तो मैंने ये g हटाकर यहाँ पे f इनवर्स रख दिया। तो f इनवर्स y किसके बराबर हो जाएगा? x के, यदि और केवल यदि, ये कब होगा? यदि और केवल यदि f x किसके बराबर हो?
y के बराबर हो और f क्या होना चाहिए, a से b में एकेकी आच्छादक फलन होना चाहिए। यानी कि प्रतिलोम फलन का तभी अस्तित्व होगा जब आपका फलन एकेकी आच्छादक हो। अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक होता है तो उसको हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन भी कहते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास एक सेट ए है और यहाँ पे एक सेट बी है। ठीक है, फलन है आपका f, इसमें एलिमेंट 1 2 3 ले लेते हैं और यहाँ पर a b और c ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ एरो डायग्राम बनाता हूँ और फिर आपसे पूछूंगा कि एकेकी आच्छादक है कि नहीं है। देखिए, क्या यह फलन f a से b में एकेकी आच्छादक है? तो हाँ, बिल्कुल एकेकी आच्छादक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि a के भिन्न भिन्न अवयव का b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है और b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब a में मौजूद है, इसलिए f a से b में एकेकी आच्छादक फलन है। तो जब ये अगर एकेकी आच्छादक फलन होता है तो उसे हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। क्या कहेंगे? व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्टिबल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? इन्वर्टिबल फंक्शन, क्योंकि इसका हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अगर किसी फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है तो फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है, यानी एकेकी आच्छादक होने से वह व्युत्क्रमणीय फलन यानी इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका प्रतिलोम कैसे प्राप्त होगा? तो वह फलन कैसा होगा? b2a में होगा, b2a में होगा। ऐसे यहां लिख देंगे 1 2 3, समझ गए ना? तो यह आपका क्या हो गया? फलन f का व्युत्क्रमणीय फलन प्राप्त हो गया, जिसे हम लोग f इनवर्स कहेंगे। यानी कि यहाँ f बराबर में है आपका, ऑर्डर पेयर में लिखे तो इसे 1a 2b 3c, और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? तो इसका इनवर्स हो जाएगा a1 b2 और c3। समझ गए ना? अच्छा, हम एक और चीज यहां पे देख रहे हैं कि इसके जो प्रांत हो रहे हैं, फलन f का जो प्रांत होगा इसका परिसर बन जाता है और इसका परिसर इसका प्रांत बन जाता है। तो यहां लिख सकते हैं कि f इनवर्स का जो डोमेन होगा वह बराबर होगा रेंज ऑफ f के, और रेंज जो होगा f इनवर्स का वह किसके बराबर होगा? डोमेन ऑफ f के। समझ गए? फंक्शन f के डोमेन के। चलिए हम लोग एक फंक्शन f लेते हैं जो R टू R में fx इक्वल टू 2x प्लस 3 से परिभाषित है। हमें यहाँ पे इसका प्रतिलोम फलन निकालना है। तो पहले प्रतिलोम फलन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये फलन एकेकी आच्छादक है कि नहीं। तो एकेकी आच्छादक की जांच करना मैंने आपको पहले सिखा रखा है। तो चलिए पहले इसकी एकेकी आच्छादक की जांच करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं एकेकी के लिए। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर f(x1) बराबर में f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R, रियल नंबर इसमें रख देंगे। तो 2x1 प्लस 3 और इधर हो जाएगा 2x2 प्लस 3, 3 से 3 कटा, 2x1 बराबर में 2x2, 2 से 2 कटा, x1 किसके बराबर आ गया? x2 के बराबर, इसलिए f क्या है? एकेकी है। फलन f क्या हो गया? एकेकी हो गया। चलो अब इसके आच्छादक के लिए देख लेते हैं। आच्छादक के लिए देख लेते हैं। तो मैं यहां मान लूंगा, माना y बराबर में fx, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3। चलिए यहां से x का मान निकालते हैं। तो x का मान क्या आ जाएगा? तो यह किधर घट जाएगा? ये आएगा भाग में, तो y माइनस 3 बटा में 2। तो यह बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से जब y बिलोंग्स टू R। y की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो यहाँ x का भी मान क्या आएगा? रियल ही आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि सहप्रांत R के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में है, इसलिए f आच्छादक है। तो अगर आपका f एकेकी भी आ गया, आच्छादक भी आ गया, इसलिए अतः f
एकेकी अछादक फलन है, एकेकी अछादक फलन है। और जब एकेकी अछादक हो गया जैसे हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय फलन भी। अब व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा तो इसका व्युत्क्रम निकालिए, प्रतिलोम निकालिए। तो वो प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप दो तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स जो कि R टू R पर डिफाइन होगा, जहां एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में ये वाला मान लिख देंगे, ये जो आया है ना अछादक चेक करने में वही ले लेंगे, y माइनस 3/2। या आप एफ इनवर्स ऑफ x लिख दो, यहां वेरिएबल में चेंज भी ला सकते हैं, तो यहां पर आप चेंज कर देंगे x माइनस 3/2। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वेरिएबल यहाँ y था, मैंने y की जगह x कर दिया, तो यहां भी x कर देंगे। तो यह आपका इनवर्स हो जाएगा फंक्शन f का, जो फंक्शन f इक्वल टू था ना 2x प्लस 3, उसी का यह प्रतिलोम फलन प्राप्त होगा। तो प्रतिलोम फलन या प्रतिलोम फलन निकालने के लिए पहले तो हमें चेक करना होगा कि जो फलन दिया हुआ है वह 1 1 और 2 है कि नहीं, यानी एकेकी अछादक पहले होना चाहिए, तभी वो व्युत्क्रमणीय होगा और तभी आप उसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे, समझे ना। तो ध्यान रखेंगे प्रतिलोम फलन किस तरह से मैंने बताया, हर एक पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा और आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को भी समझ पाएंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे मैंने प्रमेय आपको करा रखे हैं, प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने वो केसी सिन्हा बुक से पढ़ा है, ठीक है। आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी जानोगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्वेश्चन बनने में कहोगे कि सर कुछ ज्यादा ही हो गया, बहुत ज्यादा इसमें आपने बता दिया। तो अगर जिनको वो प्रतिलोम फलन से रिलेटेड जितने भी आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा केसी सिन्हा का, वहां से जाके आप देख लोगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपने आगे टॉपिक पे चलते हैं, अपने बुक के अनुसार ही हम लोग बढ़ेंगे, ज्यादा टॉपिक्स को नहीं जानेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा फलनों का संयोजन, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलिए फलनों का संयोजन क्या होता है इसको देखते हैं, परिभाषित करते हैं। मैं यहां मान लेता हूं कि माना f a से b तथा g b टू c कोई दो फलन है, f a से b में और g b टू c में कोई दो फलन है, तब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि f और g का संयोजन, f और g का संयोजन g ऑफ f द्वारा सूचित किया जाता है। f और g का संयोजन कैसे सूचित किया जाता है, g ऑफ f द्वारा सूचित किया जाता है या सूचित होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सूचित होता है। तथा फलन g ऑफ a कैसे डिफाइन होगा, a टू c, जहां g ऑफ एफ एक्स बराबर है g एफ एक्स के, ये ऑफ का चिन्ह हट जाएगा, यहां पे ब्रैकेट आ जाएगा, g ऑफ एफ एक्स के फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, द्वारा परिभाषित होता है। चलिए अब इसका थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए f a टू b में और g b टू c में कोई दो फलन है, यानी कहने का मतलब कि फंक्शन f के, यहां देख लीजिए यहां जो सह प्रांत है, ठीक है, वही यहां पे हमारा फंक्शन g का प्रांत बन जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो f a से b में और g b टू c में कोई दो फलन है, f और g का संयोजन g ऑफ f द्वारा सूचित किया जाता है, और g ऑफ f भी एक फलन होता है, वो किसमें फलन होता है, a टू c में, जहां g ऑफ एफ एक्स बराबर होता है g एफ एक्स के फॉर ऑल, और ये x किससे बिलोंग करेगा, सेट a से बिलोंग करेगा, यानी कि f के प्रांत से बिलोंग करेगा। x किससे बिलोंग करेगा, फंक्शन f के प्रांत से बिलोंग करेगा, समझ रहे ना बात को। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, देख रहे हैं कि g ऑफ f a टू c में, यानी कि फंक्शन f का यहाँ पे प्रांत है, फंक्शन f का प्रांत है और फंक्शन g का सह प्रांत है। ध्यान देखो f a से b में है और g b टू c में है, तो g ऑफ f किस पे डिफाइन हो रहा है, a टू c में, यानी फंक्शन f का यहाँ प्रांत आ जा रहा है
और फंक्शन जी का यहाँ पर क्या आ जा रहा है, सह प्रांत आ रहा है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए इस चीज को हम लोग एक फंक्शन मशीन द्वारा समझते हैं, ठीक है। एक फंक्शन मशीन लेकर इस चीज को समझते हैं। हमारे पास ये दो फंक्शन मशीन है, ठीक है। ये मशीन है, एक मशीन एफ है और दूसरी मशीन जो है जी है। अब इन दोनों का जो संयोजन करेंगे तो वह मशीन क्या होगी, जी ऑफ एफ होगी, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें एज अ एलिमेंट एक्स डाल रहा हूं मशीन एफ में। अच्छा, जो फंक्शन एफ जो देख रहे हैं इसमें एक्स एलिमेंट किससे मिलना चाहिए, तो उसके प्रांत से मिलना चाहिए, यानी कि एक्स ये जो एलिमेंट होगा ए से बिलोंग करेगा। जब ये इसमें डाल रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से फंक्शन एफ में डालने से ये एफ एक्स बन के निकलेगा। तो ये एफ एक्स क्या होगा, तो एफ एक्स जो होगा ना यह बिलोंग्स करेगा किस में, फंक्शन एफ के परिसर से, फंक्शन एफ के परिसर से, समझ गए ना। और फंक्शन एफ का परिसर सबसेट होगा किसके, बी का। कहने का मतलब जो यहां एफ एक्स प्राप्त होगा वह इसी का ना कोई एलिमेंट होगा, सेट बी का ही कोई एलिमेंट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन जी में यह एफ एक्स यानी कहने का मतलब फंक्शन एफ के परिसर को डालेंगे जो बी का एक एलिमेंट है। तो यह इसमें डाला जा रहा है, तो यह क्या बन के निकलेगा, जी एफ एक्स बन के निकलेगा। तो जी एफ एक्स बिलोंग्स करेगा किसमें, तो फंक्शन जी के परिसर से, है ना, फंक्शन जी के परिसर से। और फंक्शन जी का परिसर सबसेट होगा किसका, सी का। सी का सबसेट हो जाएगा क्योंकि सी आपका सह प्रांत है ना जी का। तो वही हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि एफ ए से बी में और जी बी टू सी में कोई दो फलन है, तो एफ और जी का संयोजन जी ऑफ एफ द्वारा सूचित किया जाता है। और जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा, ए टू सी में। देखिए यहां इसमें क्या किया जा रहा है, एक्स एलिमेंट डाला जा रहा है और यहां जो निकल के आ रहा है वह किसका एलिमेंट बन जा रहा है, सी का एलिमेंट बन जा रहा है। इसलिए जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा, ए टू सी पे, और जी ऑफ एफ एक्स किसके बराबर हो जा रहा है, जी एफ एक्स के, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। तो समझ में आ गया, फलनों का संयोजन, या हम इसे फलन का फलन भी कहते हैं, फलन का फलन भी कहा जाता है। फलनों के संयोजन को फलन का फलन यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। साथ ही आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह जी ऑफ एफ परिभाषित होने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जी ऑफ एफ परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए, तो रेंज जो होगा ना, रेंज फंक्शन एफ का, वह सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के। क्योंकि यहां पे देखो, यहां पर हमारे फंक्शन एफ का जो रेंज आ रहा है, रेंज के जो एलिमेंट आने हैं उसको हम लोग कहां डालते हैं, फंक्शन जी में डालते हैं। तो फंक्शन जी में डालेंगे कब, जब फंक्शन जी का वह प्रांत होगा तभी ना। तो वही कह रहा है कि रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, तभी जी ऑफ एफ डिफाइन होगा, ठीक है। और यहां पे हम लोग देखने को क्या मिल रहा है जी ऑफ एफ में, कि फंक्शन जी ऑफ एफ का जो डोमेन है ना, जी ऑफ एफ का जो डोमेन है वह किसका डोमेन के बराबर है, एफ के डोमेन के बराबर है, ठीक है। और रेंज जो है, रेंज कहिए या कोडोमेन कहिए, सॉरी कोडोमेन कहिए, रेंज नहीं कोडोमेन कहिए, कोडोमेन ऑफ जी ऑफ एफ जो है ना, कोडोमेन जी ऑफ एफ का जो है ना वह किसके बराबर है, कोडोमेन ऑफ जी के, कोडोमेन ऑफ जी के। तो ये आपको याद रखना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जी ऑफ एफ परिभाषित होने के लिए फंक्शन एफ का रेंज सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के। और हम लोग देख रहे हैं कि एफ ए से बी में और जी बी टू सी में डिफाइन है, तो जी ऑफ एफ ए टू सी में डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो ए है क्या है, जी ऑफ एफ का डोमेन है और वह किसके बराबर है, एफ के डोमेन के। और जी ऑफ एफ में यह जो सी देख रहे हैं क्या है, जी ऑफ एफ का क्या है, कोडोमेन है और वह किसके बराबर है, जी के कोडोमेन के। समझ गए। अब अगर हम लोग कहें कि क्या सर एफ ऑफ जी के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो एफ ऑफ जी के परिभाषित होने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ के,
तभी आपका एफ ऑफ जी परिभाषित होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर जी ऑफ एफ परिभाषित है तो एफ ऑफ जी भी परिभाषित होगा, वो चेक करके हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा तो पता चलेगा, समझे। यानी इसका मतलब हम लोग साधारणतः कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ बराबर नहीं हो सकता है एफ ऑफ जी के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर ये परिभाषित है तो ये भी परिभाषित है, ये परिभाषित है तो ये भी परिभाषित है, दोनों अलग अलग कंडीशन पे है, देख रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। तो यानी ये भी हम लोग कह सकते हैं कि यह क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होते इन पे, ठीक है ना। फलनों के संयोजन पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, ठीक है, कह सकते हैं ऐसे भी। चलिए तो अब इससे संबंधित एक प्रॉपर्टी देखते हैं, फलनों का संयोजन साहचर्य होता है ना। क्रम विनिमय तो नहीं होता है लेकिन साहचर्य होता है, इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। इसलिए मैं यहां मान लेता हूं, माना एफ ए से बी, जी बी टू सी तथा एच सी टू डी कोई तीन फलन है, तीन फलन है, तीन फलन है हमारे पास। तो हमें यहां साबित करना होगा, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि h ऑफ g ऑफ f बराबर होगा h ऑफ g ऑफ f के, ठीक है। तो हमें पता है पहले से ही कि दो फलन समान होने के लिए, दोनों तो फलन ही है ना जी, समान होने के लिए इनके प्रांत बराबर होने चाहिए और उस प्रांत पे इनके मान भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास f a टू b, g b टू c तथा h सी टू डी कोई तीन फलन है, तीन फलन है, ठीक है। तो ये जब आपके तीन फलन है तो g ऑफ f कैसे डिफाइन होगा, तो g ऑफ f डिफाइन होगा a टू c, हम लोग इसकी बात करते हैं g ऑफ f, और h ऑफ g की, और h ऑफ g कैसे डिफाइन होगा, तो h ऑफ g के लिए क्या करेंगे, g का डोमेन लेंगे, ठीक है, b, और h का कोडोमेन लेंगे d, b टू d पर, यही ना होगा जी, ये दोनों g ऑफ f a टू c पर और h ऑफ g b टू d पर। इस प्रकार अगर मैं इसके LHS यानी h ऑफ g ऑफ f की बात करूं तो इसके प्रांत यानी a और h के सह प्रांत यानी d, a टू d पर, तथा h ऑफ g ऑफ f की बात करूं यानी इसके RHS की, तो इसके डोमेन पे यानी a और इसके कोडोमेन पे h ऑफ g का कोडोमेन d पर परिभाषित होगा, ये ना होगा जी। हम लोग जानते हैं फलनों के संयोजन के नियम के आधार पर, तो देख रहे हैं इन दोनों फलनों के प्रांत समान हो जा रहा है, दोनों का प्रांत यही आ रहा है, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ h ऑफ g ऑफ f बराबर है डोमेन ऑफ h ऑफ g ऑफ f के, ठीक है। तो दोनों का प्रांत बराबर हो गया, अब इस प्रांत पे दोनों के मान बराबर होना चाहिए, हम लोग दिखाएंगे। तो पुनः हम लोग ले लेते हैं इस वाले को, LHS वाले भाग को, h ऑफ g ऑफ f, और हम लोग क्या करते हैं x एलिमेंट ले लेते हैं सेट A का, ठीक है, यानी इसके प्रांत के एलिमेंट। तो यह क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा h g ऑफ f x, यही ना आ जाएगा, फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, सेट A से, डोमेन से, g ऑफ f के डोमेन से। चलिए तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंदर h g f x हो जाएगा, फलनों के संयोजन के नियम के आधार पर ये हो जाएगा ना जी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि g f x को y ले लेते हैं, f x को पहले f x को y ले लेते हैं, f x को y ले लेते हैं, यहां लिख देंगे कि जहां y किसके बराबर है, f x के बराबर है। अब gy को z मान लेते हैं, तो यहाँ पे hz हो जाएगा, लिख देंगे कि जहां z किसके बराबर है, gy के बराबर है, और यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा आपका f x आ जाएगा, यानी कि z किसके बराबर है, g f x के बराबर है, ठीक है।
चलिए तो हमारा एच जेड आया। अब हम लोग दूसरा वाला हिस्सा लेते हैं RHS वाला, यानी एच ऑफ जी ऑफ एफ। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ये एच ऑफ जी एफ एक्स, इस तरह से ले सकते हैं। तो एफ एक्स किसके बराबर है? वाई के बराबर है, तो यहां पर आ जाएगा वाई। यहां से एच ऑफ जी वाई है, तो मैं यहां पे एच जी वाई फलनों के संयोजन के आधार पर इस तरह से कर सकता हूं। जी वाई जेड के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? एच जेड। तो देख रहे हैं, इसे अगर मैं समीकरण 1 मान लूं और इसे समीकरण 2 मान लूं, तो देखो इसको भी यहाँ प्रांत, इस प्रांत का एक एलिमेंट एक्स लेके रखा है, तो यहाँ पे एच जेड आ रहा है, और RHS के भी प्रांत के एलिमेंट में एलिमेंट एक्स लेके रखा है, तो वहां पे भी एच जेड आ रहा है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरणों से क्या हो जाएगा? तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। हमने देखा कि दोनों के प्रांत इक्वल है, और प्रांत पे इनके मान, उस प्रांत के हर एक एलिमेंट पे उसके मान भी बराबर आ रहा है, इसलिए यहां कह सकते हैं कि एच ऑफ जी ऑफ एफ बराबर है एच ऑफ जी ऑफ एफ। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहां से दिखा दिया कि अतः फलनों का संयोजन साहचर्य होता है, साहचर्य होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है, लेकिन साहचर्य होता है, हमने साबित करके दिखा दिया। तो वैसे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रमेय हैं, अगर आपको ज्यादा देखना होगा तो उससे रिलेटेड मैंने लिंक दे दिया है, मैंने नीचे केसी सिन्हा बुक का, ठीक है, पूरे बुक का सॉल्यूशन दे दिया है, वहां से जाके आप सब कुछ देख सकते हो। तो आपको बता दें कि हमारे 3 चैनल हैं। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।